Dear students, welcome back. Uh, as one of the approach to the study of kinship, we will try and understand gender perspective, that how it affects understanding of kinship, family and marriage. हम सबको मालूम है कि जो जेंडर पर्सपेक्टिव है वो एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का, और धीरे धीरे इट इज़ बिकमिंग इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दैट वी नीड टू view, inspect and evaluate all the disciplines from this perspective. And similarly, तो जेंडर पर्सपेक्टिव एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। तो जेंडर स्टडी के भीतर या जेंडर पर्सपेक्टिव के द्वारा जब हम किनशिप के बारे में सोचते हैं तो दो प्रकार के मत हमारे सामने आते हैं। एक तो ये कि एक मत तो ये कहता है कि जनजातीय समाजों में स्त्री की जो परिस्थिति है या महिलाओं की जो परिस्थिति है वो फेवरेबल है, महिलाओं को सामान्यतः ऊंचा स्थान प्राप्त है और समाज के अन्य भागों की तुलना में। और जबकि दूसरा जो पक्ष है वो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आदिम समाजों में आमतौर पे स्त्रियां जो हैं वो एक पिछड़ा समूह होती हैं अन्य समाजों की तरह। तो ये दो मत हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें, जैसे लोवी ने समाज में महिलाओं की परिस्थिति को लेकर के, निर्जातीय समूह में महिलाओं की परिस्थिति को लेकर के उन्होंने कहा कि चार भिन्न आधार हैं लोवी के अनुसार। और उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ये चारों साथ साथ ही किसी भी निर्जातीय समाज में पाए जाएं। उन्होंने पहला कहा कि स्त्री के साथ वास्तविक व्यवहार क्या है, ये पहला आधार है। दूसरा आधार है स्त्री को कानूनी परिस्थिति उसकी क्या है, कानूनी स्थिति क्या है। और तीसरा, स्त्री को उपलब्ध सामाजिक सहभागिता के क्या अवसर हैं। और चौथा, स्त्री के कार्य करने का प्रकार और उसका विस्तार क्या है। इन चार आधारों पे हम किसी भी समाज में स्त्रियों की परिस्थिति का आकलन कर सकते हैं। ये सभी और इनमें से प्रत्येक एक विशेष अर्थ में एवं विशेष तरीके से समाज में स्त्रियों की परिस्थिति का निर्धारण करते हैं। ये चारों निर्धारक एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और कार्य कारण रूप में संबंधित नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक के होने से दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या नहीं होने से प्रभाव पड़ेगा। चारों स्वतंत्र हैं और इनके बीच के जो सहसंबंध जो हैं वो एक एम्पेरिकली, मतलब हम आनुभाविक रूप से, वास्तविक रूप से, है ना, उनको देख सकते हैं। ये केवल कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो सिद्धांत और व्यवहार, या इसे अन्य शब्दों में कहें तो प्रतिमान और क्रियाएं सदैव एक दूसरे से मेल नहीं खाते। और यह जरूरी नहीं है कि सैद्धांतिक या कानूनी परिस्थिति सामाजिक व्यवहार में देखने को एक्चुअली मिले ही सही। तो ऊपर ये जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण जिसकी चर्चा अभी हमने की, और इन्हीं चीज़ों को अगर हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम टोडाओं के लिए, तो टोडा जो जनजाति है उसमें दूध का उत्पादन जो है वह एक बहुत महत्वपूर्ण उनका आर्थिक क्रिया है। आर्थिक ही नहीं बल्कि धार्मिक क्रिया भी है। उनके आर्थिक और धार्मिक जीवन के बीच में दुग्ध का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है टोडाओं में। तो दूध एवं दूध उत्पादन पर ही उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। और वो अपने दूधशाला को, जहाँ है ना, वो एक मंदिर की तरह मानते हैं और इससे उनके सामाजिक धार्मिक विचार एवं क्रियाएँ जुड़ी हुई हैं। और समाज में स्त्रियों को कुल मिलाकर के अपवित्र माना जाता है और इसलिए दूधशाला में उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। स्त्रियां भैंस नहीं दूध सकती, भैंस का दूध नहीं निकाल सकती, न अपने स्थानीय उपयोग या विनिमय हेतु दूध का उत्पादन कर सकती हैं, और न ही ऐसा कोई भोजन पका या परोस सकती हैं जिसमें दूध का इस्तेमाल किया जाता हो। तो इस प्रकार निषेध स्वभावतः स्त्रियों की वैधानिक परिस्थिति को आंशिक बहिष्कृत समूह के रूप में नीचा कर देता है पुरुषों की तुलना में।
परंतु इसे बलपूर्वक या प्रभुत्व के द्वारा समाज में लागू नहीं किया जाता है। स्त्रियों के प्रति सहृदयतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, और जैसा कि उनका इस प्रकार से सोशलाइजेशन किया गया है कि वो इस बात को स्वीकार कर लेती हैं। इस प्रकार का जो जो व्यवहार समाज में है उसको नेचुरली मानती हैं, और इस चीज़ को उनके सामाजिक तिरस्कार का माध्यम नहीं बनाया जाता। टोडा महिलाओं को अन्य भारतीय जनजातीय महिलाओं की तुलना में इसलिए अधिक प्यार मिलता है। टोडा पहले बहुपति विवाही थे, किंतु अब बहुपत्नी विवाह भी होने लगे हैं। इसमें टोडा स्त्रियों की परिस्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। अब अगर हम बात करें अंडमान द्वीपवासियों में, अंडमान के द्वीपों पे रहने वाली जो जनजातियां हैं, उसमें अगर हम देखें टोडाओं की तुलना में, तो स्त्री एवं पुरुष जनजाति में धार्मिक आर्थिक जीवन में स्त्रियां टोडा महिलाओं की तुलना में अधिक भाग लेती हैं। मतलब पुरुषों के साथ एक तरीके से समान जीवन बिताती हैं आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में। फिर भी अंडमान जो पिग्मियों की जो स्थिति है, अगर हम टोडा स्त्री की से तुलना करें तो उनकी स्थिति लगभग दासी जैसी है। पुरुषों के साथ कई प्रकार के कार्य करने के अतिरिक्त उन्हें वे सभी काम करने पड़ते हैं जो सर्वत्र केवल स्त्रियां ही करती हैं, यथा घर का कामकाज, संतानोत्पत्ति, संतान का पालन पोषण आदि। इस प्रकार काम का समान अवसर इनके लिए कोई वरदान नहीं है, जो टोडाओं में नहीं है। इसी प्रकार से कादर में पुरुष और स्त्री के बीच काम का बंटवारा पूर्णतः निश्चित होता है। महिला या स्त्री सुलभ कामों को संपादित करने के स्त्रियों को पूरे अवसर दिए जाते हैं। इससे वे पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित एवं स्त्रियोचित दोनों तरह के काम एक ही साथ करने से बच जाती हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि काम का प्रकार एवं विस्तार स्त्रियों की वास्तविक स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योग देता है। हम देखते हैं कि मातृरेखीय जो समाज है या मैट्रिलिनियल सोसाइटीज हैं, उसमें स्त्रियों की परिस्थिति कैसी है, और उसमें हम दो उदाहरण, एक खासी समुदाय और दूसरा गारो समुदाय से लेकर के उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम जिसे मानते हैं मैट्रिलिनियल सोसाइटी है या जो मातृरेखीय समाज है, उसमें ये नाम से ही सजेस्टेड है कि महिलाओं को वंश का निर्धारण जो है महिलाओं के आधार पर होता है। और तो क्या वैसे समाजों में स्त्रियों को कुछ बेहतर स्थान समाज में मिला हुआ है क्या, या उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है मातृसत्तात्मकता का, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, खास करके खासी और गारो समुदाय के द्वारा। तो हमें मालूम है कि मातृसत्ता जो शब्द है एक संबोधन है ना, और अब तक हमारी जानकारी में संसार का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पूर्ण रूप से हम कहें कि मातृसत्ता है वहाँ प्रचलित हो, कि हर रूप में मातृसत्तात्मकता ही हो। और खासी जनजाति में जो प्रचलित मातृसत्ता है वह इसका एक निकटतम संरचना हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मामले में मातृसत्तात्मकता यहाँ पे है। हालांकि यह भी कहना कि पूरा का पूरा सारा का सारा नियंत्रण स्त्रियों के भीतर ही है इस समाज में, ऐसा नहीं है। खासी समाज जो है वह की जो व्यवस्था है वो मातृस्थानी और मातृरेखीय है। मातृस्थानी का मतलब हुआ कि जो घर है विवाह के पश्चात जो घर होता है, जिसे हम शादी के बाद बहू और जो बेटा है शादी करने वाला वो कहाँ जा कर के रहता है। तो मातृस्थानी कहने का मतलब हुआ कि शादी के पश्चात जो है वो लड़का जो है जो लड़की से शादी करता है वो लड़की के स्थान पे आकर के रहेगा। तो मातृस्थानी और मातृरेखीय है, और नाम भी माया और उसके रिश्तेदारों के द्वारा ही चलेगा, किस साइड से चलेगा। तो ये अपना वंश निर्धारण उन महिला पूर्वजों से करते हैं जिन्हें लोक कथाओं में प्रायः जनजातीय पौराणिक राजकुमारियाँ बताया जाता है। यहाँ तक कि सृष्टि रचना के लिए अभी
जो स्त्रीलिंगीय लक्षणों का ही उल्लेख करते हैं कि उनके भगवान का भी जो गॉड का जो की जो कल्पना है ना, या वह भी स्त्रियों जैसा ही है ना, उसको भी स्त्री ही मानते हैं। तो इनमें वंश का निर्धारण माँ से होता है और केवल स्त्री रेखीय रूप में होता है। संपत्ति का अधिकार माँ से केवल बेटी को ही मिलता है। एक पुरुष की कमाई भी उनके विवाह के पूर्व उसकी माँ के एक विवाह के पश्चात उनकी पत्नी के अधिकार में रहती है। गृह संचालन स्त्रियां करती हैं, फिर भी मातृस्थानीय निवासी एक स्थानीय निवास और एक स्थायी स्थिति नहीं है। त्योहारों एवं धार्मिक जीवन के आयोजनों, विशेषतः परिवार से संबंधित आयोजनों का संचालन भी स्त्रियां करती हैं और पूर्वज आत्माओं की पूजा की जाती है और ये मुख्यतः स्त्री रूपी होती हैं। बीमारी, मृत्यु और रक्षा की शक्तियां देवियों के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। सभी प्रकार के बलि आयोजनों का संपादन पुरोहिताइनें करती हैं। पुरुष पुरोहित केवल सहायक का कार्य करते हैं। कुछ स्थितियों में स्त्रियां धार्मिक तथा लौकिक दोनों क्षेत्रों की मुखिया होती हैं, अर्थात महत्वपूर्ण खैरिम प्रदेश में प्रदेश की प्रधान पुरोहित और वास्तविक मुखिया एक ही स्त्री हुआ करती थी, जिसमें पवित्र एवं राजसी भूमिकाओं का समावेश स्वयं ही कर लिया था। वैसे ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जो स्त्रियों के पूर्ण प्रभुत्व को सिद्ध करे। जहाँ तक पुरुषों की बात है, न तो स्त्रियों का उन पर प्रभुत्व होता है और न उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और न उन्हें किसी तरह से दबाया ही जाता है। वस्तुतः स्त्रियां उनका सम्मान करती हैं और विवाह के बाद अलग स्थापित किए जाने वाले परिवार में पतियों का प्रचुर आधिपत्य होता है। खासी पत्नियां खासी बोली में जिस शब्द से पतियों को संबोधित करती हैं उसका अर्थ स्वामी ही होता है। तलाक तभी संभव होता है जब दोनों पक्ष इसके लिए तैयार हों। विवाह संबंध को एक तरफा तौर पर तभी तोड़ा जा सकता है जबकि ऐसा करने वाला दूसरे पक्ष को हर्जाना चुका दे। पुरुष अतिभोगी होते हैं और असंयम इनमें ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर पाया जाता है और इसी से शंका उठ खड़ी होती है कि पुरुषों की ऊंची मृत्यु दर का कारण इस समाज में यही बात हो सकती है। पति पत्नियों के अधिकार से उतने ही मुक्त हैं जितनी पत्नियां स्वयं में स्वतंत्र हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मातृरेखीय स्थिति व मातृस्थानीय आवास, चाहे वह अस्थायी हो, खासी स्त्रियों की परिस्थिति को निश्चित तौर पे पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा ऊंचा बनाए रखते हैं। आवास स्वयं में इतना प्रभावकारी नहीं होता कि स्त्री की परिस्थिति का निर्धारण कर सके। यह जरूरी है कि मातृस्थानीय आवास पत्नी की परिस्थिति को बढ़ावा दे ही, जबकि उसके स्वजनों के लिए यह निश्चयात्मक रूप से सहायक सिद्ध होता है। तथापि अपने स्वजनों के प्रति की परिस्थिति की सुरक्षा से एक स्त्री को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। आवास सामाजिक परिस्थिति को तब बढ़ जाता है जब संपत्ति के अधिकार का इससे मेल हो। अब हम थोड़ा सा गारो जनजाति के बारे में बात करते हैं। गारो जनजाति मातृसत्तात्मक समाज का एक अन्य दूसरा निकटतम उदाहरण है। इसमें बच्चों पर माँ के उपकुल और मातृदल अर्थात विस्तृत परिवार का अधिकार होता है। इसमें यह जरूरी होता है कि विवाह का प्रस्ताव लड़की वालों की तरफ से आए। गारो अपने आप को एक ही पूर्वजा की वंशज मानते हैं और वंश निर्धारण एवं उत्तराधिकार माँ से प्राप्त होता है। एक मातृदल के स्वामित्व में एक बार रही संपत्ति फिर कभी इसके बाहर नहीं जा सकती। पुत्र संपत्ति का उत्तराधिकारी इसलिए नहीं होता कि वह कहीं इस संपत्ति को अपनी पत्नी के बच्चों तक न पहुंचा दे। तो जो उसके पुत्र या पति मातृदल के सदस्य न होकर अपनी माँ के मातृदल के सदस्य होते हैं। तथापि एक पति अपनी पत्नी के जीवन काल में उसकी पत्नी संपत्ति का पूरा उपयोग कर सकता है। गारो में स्त्री वस्तुतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संपत्ति के हस्तांतरण का माध्यम मात्र है। पुरुष एक से अधिक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं। सामान्यतः इसमें अधिकतम 3 तक पत्नियां होने की जानकारी मिली है। वर या वधू के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। विधवाओं को लंबे समय तक पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं दी जाती ताकि संपत्ति को परिवार में रखा जा सके और छोटे बच्चों को वयस्क होने की प्रतीक्षा कर सकें। यह स्थिति स्त्रियों के लिए दमनात्मक सिद्ध होती है। इसका कारण स्त्रियों की वैध श्रेष्ठता एवं पात्रता है। विधवाओं को अपने मृत पति के भतीजे से विवाह करना पड़ता है यदि कि वह भतीजा ऐसा चाहे। यदि विधवा ऐसे विवाह के लिए इनकार करती है तब अपकृत भतीजा हर्जाना प्राप्ति करने का अधिकारी हो जाता है। व्यावसायिक वेश्यावृत्ति से अनभिज्ञ हैं, किंतु यौनाचार इनमें देखा जाता है
अवैध संबंध रखने वाले पुरुष को प्रायः मौत की सज़ा दी जाती है, जबकि ऐसी स्त्री के लिए सजाओं उनके कान की चमड़ी काट लेना या उनके कपड़े फाड़ देना मात्र है। इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति करने वाले पुरुष या स्त्री के लिए प्राणदंड निश्चित है। अवैध संबंधों से तलाक की नौबत भी आ जाती है और काम करने से इनकार करना भी तलाक का एक अन्य कारण है। तो ये हमने देखा कि दो उदाहरणों के माध्यम से जो सत्तात्मक या मातृरेखीय समाज हैं उनमें स्त्रियों की परिस्थिति और स्थिति के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस लेक्चर का उसमें हम बात करेंगे जो पितृरेखीय या पितृसत्तात्मक समाज हैं, जो आदिम समाज हैं, जनजातीय समाज हैं, उन महिलाओं की स्थिति के बारे में।